हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आज हम बात करेंगे एब्डोमिनल टीबी के बारे में। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे पेट की टीबी भी कह सकते हैं, इंटेस्टाइनल की टीबी भी कह सकते हैं और आंतड़ियों की टीबी भी कह सकते हैं। हम बात करेंगे कि ये टीबी होती कैसे हैं, क्या क्या इसके कारण हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जाता है, क्या इसके टेस्ट किए जाते हैं, कैसा इसका इलाज होता है, कितना लंबा इलाज चलता है, इलाज के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और मरीज़ को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। ये सब बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रुकेंगे ताकि आपको एक बेसिक बात समझ में आ जाए। मैं आखिर तक रुकने की बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि टीबी बेसिकली इसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस आपको सही समय पे पहुंचना है और उसके लिए शायद हमारा वीडियो आपकी हेल्प कर पाएगा, तो इसलिए आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप ट्रैवल करते हैं कामकाज के लिए और आपके पास में वीडियो देखने का समय नहीं है तो आप इस टॉपिक के बारे में हमारी वेबसाइट पे जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं। वीडियो में हम ब्रीफ में बताने की कोशिश करते हैं बट ब्लॉग में हम आपको ज़्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है, थंबनेल पर भी उसका नाम लिखा हुआ हमने www.healthkibaat.com। इस पर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं और इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ों को समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप मेट्रो में खड़े हैं, बस में बैठे हैं, तो कभी भी आप वेबसाइट पे जाइए www.healthkibaat.com पे आपको वो डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडिया में टीबी के मरीज़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि गवर्नमेंट कमिटेड है कि टीबी को एलिमिनेट कर देना है जल्दी से जल्दी और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में टीबी के मरीज़ आते हैं। हर साल लाखों की संख्या में टीबी के नए मरीज़ आते हैं और एक अनुमान के अनुसार 5 से 10% के करीब ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर एब्डोमिनल टीबी होता है। एब्डोमिनल टीबी की स्पेसिफिकली बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक होते हैं, पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि फेफड़े की टीबी होती है कि आपने सुना ही होगा कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को खांसी है तो टीबी हो सकती है, आपको टीबी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन एब्डोमिनल टीबी में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पता नहीं चलती है। इसके लक्षण कुछ वैसे ही होते हैं जो आम तौर पर लोगों को नज़र आते हैं और लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और लंबे टाइम तक एब्डोमिनल टीबी को लेके घूमते रहते हैं और धीरे धीरे करके शरीर को अंदर से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। एब्डोमिनल टीबी के होने के कारण क्या है? एक तो वजह यह हो सकता है कि पुरानी टीबी की इन्फेक्शन हुई है और अब आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, जैसे कि HIV के पेशेंट में होती है। जैसे कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पुअर हो जाए, उस सिचुएशन में अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो टीबी रीएक्टिवेट हो जाती है। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये कि अगर आपके फेफड़ों में टीबी है और आपके बलगम में जैसे कि टीबी के कीटाणु आ रहे होंगे तो जब आप उसी बलगम को निगल लेते हैं तो वही बलगम जो है अंदर जाके आपके इंटेस्टाइन और उन सब जगह पे अटैक करता है और उस जो वो बैक्टीरिया 2 से 4 हफ्ते के अंदर जो है अपनी जगह बना लेता है और अंदर की तरफ घुस जाता है। तीसरी वजह हो सकती है कि शरीर के किसी दूसरे हिस्से में टीबी का इन्फेक्शन है, वो ब्लड के ज़रिए, खून के ज़रिए, सर्कुलेशन के ज़रिए दूसरे हिस्सों में फैल जाता है और एब्डोमेन भी उसमें से एक है। चौथी वजह ये हो सकती है कि आसपास के ऑर्गन्स में कहीं पर कोई टीबी की इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होके दूसरी जगह पर पहुंच गई है। ये मोटी मोटी वजह हो सकती है। अगर हम एब्डोमिनल टीबी की बात करी जाए तो इसके अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं, जो छोटे छोटे गांठें होती हैं जैसे आपने देखी होगी, उसकी टीबी सबसे ज़्यादा होती है। ये गुच्छे के गुच्छे जो है पेट के अंदर बन जाते हैं, कई जगह पे 4-4, 5-5, कुछ लोगों में ज़्यादा के ज़्यादा गुच्छे बन जाते हैं जिसकी वजह से लक्षण भी ज़्यादा आते हैं। दूसरी होती है कि आपको जो पेरिटोनियल कैविटी होती है या पेरिटोनियम होती है, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको इस तरह से समझिए, उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। एक होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर टीबी। इंटेस्टाइन का मतलब कि पेट से नीचे का जो हिस्सा है और जो गुदा से जस्ट पहले का जो हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो है इंटेस्टाइन में काउंट होता है। इसमें कहीं पर भी टीबी हो सकती है बट ज़्यादातर इसमें ये इलियोसिकल एक जगह होती है जहाँ पर जाके आखिर में जो है जो जितना भी खाने का अवशेष बच गया है वो सब इकट्ठा हो जाता है और इसी वजह से उस जगह पे इन्फेक्शन का रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। आपके जो फूड की पाइप है, जो खाने की जो पाइप है, पेट है जहाँ पर खाना जाके स्टोर होता है सबसे पहले, उनके अंदर भी टीबी हो जाती है लेकिन बहुत ही रेयरली देखी जाती है। और ये बात सच है कि टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है
और टीबी किसी को भी हो सकती है। आप लोग फैमिलियर होंगे कि अमिताभ बच्चन जी ने भी पब्लिकली एडमिट किया था लोगों को अवेयर करने के लिए कि टीबी किसी को भी हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो दवाइयाँ मिलती है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और टीबी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होंगे। जैसे कि मैंने बताया, इसके लक्षण जो है नॉन स्पेसिफिक होंगे, बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि हल्का बुखार आना, ख़ास तौर से जैसे कुछ लोगों में शाम के टाइम पे पसीना आना, वज़न कम होना, भूख कम लगना, और जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो वही कपड़े आपके बिल्कुल ढीले हो जाना, यानी कि शरीर जो है बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों में पेट में दर्द, कुछ लोगों में डायरिया और कुछ लोगों में कब्ज़ की शिकायत भी होती है। और 30% के करीब ऐसे लोग होते हैं जो इमरजेंसी वार्ड में या इमरजेंसी फैसिलिटी में सीधा पहुंचते हैं एक्यूट एब्डोमेन के साथ में। एक्यूट एब्डोमेन की जो असहनीय पेट में दर्द हो रहा है उसके साथ जाके पहुंचते हैं, और जब उसकी जांच करवाई जाती है तो पता लगता है कि उनको टीबी की प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल टीबी की प्रॉब्लम है। तो ये सारे के सारे जो है लक्षण हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप नोटिस कर रहे हैं अपने अंदर, और आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में जो जिनसे आपका मिलना जुलना है, या आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड जिसको टीबी हुआ है, या कोई ऐसा कोई जिससे आपके घर में आना जाना है, रिलेटिव रिश्तेदार, और उसका टीबी का इलाज चल रहा है या टीबी की वजह से किसी की डेथ हो गई है और आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं, और ये सब लक्षण भी आप कोई नोटिस कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास में जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर सही टाइम से आप एब्डोमिनल टीबी का डायग्नोसिस बन जाता है आपका, तो दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव है और आप बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे, टाइमली ठीक हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। क्योंकि जब इंटेस्टाइनल टीबी जो है, एब्डोमिनल टीबी जब धीरे धीरे करके बढ़ती है, तो आपकी जो आंतड़ियाँ होती है, उसका जो ल्यूमन होता है जिसके अंदर से खाना पास होके जाता है, जिससे हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ सकता है। क्योंकि आसपास की जगह से जैसे जैसे टीबी बढ़ेगी वो सिकुड़ सकता है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और बहुत लोगों को तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि इंटेस्टाइन जो है बर्स्ट हो जाती है, तब बहुत बुरी हालत हो जाती है मरीज़ की। तो इसलिए टाइम रहते इसका पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसके लिए टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए। देखिए, जब हम लोग पल्मोनरी टीबी की बात करते हैं, कि फेफड़ों की टीबी की बात करते हैं, तो उसको पहचानने के लिए अगर सिंपल आपने बलगम टेस्ट करवाया, और बलगम बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, एक बार आप हॉस्पिटल में जाके दीजिए, अपने सरकारी हॉस्पिटल जो आपके आसपास है, और अगले दिन फिर दूसरा सैंपल दीजिए। उनमें वो टेस्ट करके देखते हैं, अगर टीबी का बैक्टीरिया उसके अंदर है तो पॉजिटिव है और आपका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन एब्डोमिनल टीबी में ये थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि एब्डोमिनल टीबी में बेसिकली एक तो इसके लक्षण इतने वेग होते हैं जो दूसरी प्रॉब्लम के साथ भी हो सकते हैं। दूसरा, एब्डोमिनल टीबी भी इस तरह से प्रेजेंट करती है, जैसे कई बार जैसे कोई ट्यूमर है या कोई कैंसर है, तो कई बार उन चीज़ों का पता नहीं लग पाता है। आपके लक्षणों के आधार पर और हिस्ट्री के हिसाब से कि भाई आपके कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में था, उसके आधार पर डॉक्टर जो है आपको शुरुआती तौर पर अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बोल सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता है, लेकिन जो लिम्फ नोड होती है, जो गांठें होती है, उनका पता लग जाता है, तो फिर डॉक्टर जो है सस्पिशन कर सकता है कि इसको टीबी हो सकती है। उसके बाद में आपका डॉक्टर आपको बेरियम एनीमा के बारे में बोल सकता है, क्योंकि जैसे कि हम ल्यूमन जो है वो पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वो बेरियम एनीमा जो है उसमें बेसिकली ये पेट का एक्सरे होता है, उससे पता लग सकता है कि हाँ ये टीबी हो सकती है। इसके अलावा कई बार एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है। एंडोस्कोपी जब करते हैं तो उस टाइम पे अगर ज़रूरत लगती है, कोई मांस है या कोई लंप है या कोई गांठ लगती है, तो कई बार उसका सैंपल भी लिया जाता है, सैंपल चेक किया जाता है, और कई बार एफएनएसी भी की जाती है। ये कई अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो है आपको सीटी स्कैन के लिए भी बोल सकते हैं। सीटी स्कैन में ज़्यादातर ये पता लगता है कि जैसे कि जो इंटेस्टाइन है उसकी दीवारें मोटी हो गई, दीवारें मोटी हुई है तभी तो उसका जो ल्यूमन है वो सिकुड़ गया है। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट किया जाता है। और इसके अलावा आजकल जीन एक्सपर्ट जो सैंपल है वो सब भी करके देखा जाता है, और आपका ब्लड सैंपल भी करके देखा जाता है। कुछ मरीज़ों में जो है पेट के अंदर पानी भर जाता है टीबी की वजह से, उस पानी को निकाल के उसका भी टेस्टिंग किया जाता है, जैसे कि कल्चर किया जा सकता है, जैसे कि उसका AFB यानी कि टीबी के बैक्टीरिया की जांच करी जा सकती है। तो ये सब करने के बावजूद भी ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। जैसे कि फेफड़ों का टीबी में बलगम से
बहुत कुछ मरीज़ों का पता लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि हाँ बंदे को जो है टीबी है ही है। और इतने सारे टेस्ट करने के बावजूद भी कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि मरीज़ का जो डायग्नोसिस है वो पुख्ता नहीं हो पाता कि मरीज़ को एब्डोमिनल टीबी ही है। उस सिचुएशन में डॉक्टर के पास में एक ही ऑप्शन बचती है, वो होती है थेरेपेटिक ट्रायल। आपके लक्षणों के आधार पर और आपके टेस्ट से जो पता लगा उसके आधार पर, और जो आप काम करते हैं, जिस तरह से आपका रहन सहन है, उन सब चीज़ों को मिला जुला के जो डॉक्टर है थेरेपेटिक ट्रायल के बारे में सोचते हैं। थेरेपेटिक ट्रायल होता है बेसिकली जिसके अंदर शुरुआती 1 या 2 हफ्ते के लिए आपको टीबी की दवाइयाँ देखी जाती है। अगर आपके लक्षण इम्प्रूव होते हैं, जैसे कि बुखार कम हो गया है या और लक्षण इम्प्रूव हो रहे हैं, तो फिर उसको जो है पूरे टाइम तक टीबी की दवाइयाँ दी जाती है। यहीं पर बहुत सारे मरीज़ जो है फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि टीबी तो मुझे है नहीं, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हुआ है, और डॉक्टर ने थेरेपेटिक ट्रायल दिया है, तो थेरेपेटिक ट्रायल की वजह से उसको इम्प्रूवमेंट महसूस होना शुरू हो गई है। लेकिन मरीज़ इसी दौरान जो है दूसरी चीज़ों में भी घुस जाता है, और उसको लगता है कि मैं इसकी वजह से ठीक हुआ हूँ, मैं टीबी की तो दवाइयाँ मुझे ऐसे ही दे रहे हैं, टीबी तो मुझे थी ही नहीं। तो और उसके बाद क्या होता है, जो टीबी की दवाइयाँ थोड़े और टाइम तक चलती है तो मरीज़ जो है और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस होती हैं। मरीज़ बहुत ही कुछ ही हफ्तों में काफ़ी अच्छा महसूस करने लग जाता है। तो मरीज़ को ये विश्वास है कि मुझे टीबी नहीं है, दवाइयाँ ऐसे दे रहे हैं, तो मरीज़ जो है कई बार दवाई छोड़ देता है, और उस सिचुएशन में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की तरफ जो मरीज़ बढ़ जाता है। और उसका जो इलाज है, यानी कि जो बैक्टीरिया है, अब उन दवाइयों से मरेगा नहीं, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चाहिए, ज़्यादा समय के लिए दवाइयाँ चाहिए, तो और मरीज़ और ज़्यादा समस्या में फंस जाता है। तो इसलिए दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़ने के लिए। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि दूसरे तरह के टीबी का होता है। इसके अंदर हम लोग शुरुआती 2 महीने के लिए इंटेंसिव फेज़ जो होता है उसके अंदर ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती है, ताकि बैक्टीरिया को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। ये बैक्टीरिया जो है बड़ा ही सुस्त सा बैक्टीरिया होता है, अंदर ही अंदर डैमेज करता रहता है। तो कोशिकाओं के अंदर घुस के और जो ज़्यादा जवान बैक्टीरिया उनको मारने के लिए इस तरह पूरी चीज़ों को ठीक से बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कई सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और उसके बाद में जो है कंटिन्यूएशन फेज़ शुरू किया जाता है, जिसमें कम दवाइयाँ होती है। शुरुआत में जो है मरीज़ को बिल्कुल अपने सामने दवाई खिलाई जाती है, और उसके बाद में जो है मरीज़ को दवाई खुद से खाने के लिए बोला जाता है। उसको स्ट्रिप दी जाती है, वो स्ट्रिप अपनी आके जमा करवा देते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, बताना है, आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, उसके बाद में आपका टीबी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, वो भी आपके घर के आसपास फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके आसपास आशा बहन जी होंगी, आंगनवाड़ी वर्कर होंगे, उनके पास में इंफॉर्मेशन चली जाती है, और आप अपनी मर्ज़ी से आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि मुझे इनसे दवाई लेनी है, तो ये आपकी फ्रीडम रहेगी। लेकिन कुछ लोगों में जो है इसका इलाज जो है लंबा भी चल सकता है, जैसे 6 महीने के बजाय 9 महीने भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया तो उसमें इलाज जो है थोड़ा और ज़्यादा लंबा चलता है। अब बात करते हैं कि किस तरह की डाइट लेने की ज़रूरत है। बेसिकली डाइट, इसमें हम हमेशा कहते हैं कि जो आपकी डाइट में शुगर जो है कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स का इस तरह से खाना होना चाहिए जो आपको बेहतर इम्यूनिटी डेवलप करवा पाए। बहुत ज़्यादा मीठा जो है ज़्यादा इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। अब बात करते हैं कि अगर टीबी का जो इलाज ले रहे हैं क्या उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, और कुछ लोगों में जो है शुरुआती तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती है, लेकिन ये सब में नहीं होती है, कुछ लोगों में होती है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों में 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे के सारे जो दिक्कतें हैं वो ठीक भी हो जाती है। और यही आपकी परीक्षा का टाइम भी है कि आपने यहाँ पर मजबूती के साथ खड़े रहना है, बिल्कुल ऐसा डरना नहीं है। अपने डॉक्टर को बताना ज़रूर है कि मुझे जो है ये लक्षण आ रहे हैं, ये दिक्कतें हो रही है, उनको बताइए। हो सकता है वो उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत महसूस करें। कुछ दवाइयों की वजह से शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उनको काउंटर करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, आपके डॉक्टर आपको देंगे, आप उनसे उस बारे में बात कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आपका लीवर फंक्शन टेस्ट भी किए जा सकते हैं, क्योंकि लीवर के ज़रिए ही हम कुछ भी खाते हैं वो हज़म होता है, उसी तरह से दवाइयाँ भी। तो कई बार लीवर पे भी थोड़ा प्रेशर हो जाता है,
बट एक बात याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दवाइयाँ छोड़नी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं छोड़नी है। टीबी की दवाइयाँ सबसे बढ़िया काम करती है जब खाली पेट ली जाए। टाइम आप कोई भी फ़िक्स कर सकते हैं अपने जो डॉट प्रोवाइडर के साथ में, लेकिन एक बार फ़िक्स कर लिया आप उसी टाइम पे हमेशा दवाई खानी है। फ़िक्स टाइम और फ़िक्स जैसे कि मॉर्निंग है या इवनिंग है, फ़िक्स करके रखना है। हम मॉर्निंग के लिए इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि खाली पेट रहना थोड़ा सा आसान होता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 2 या ढाई घंटे के बाद दवाई लेनी है, या उस दवाई लेने के बाद में 1 घंटे के बाद आपको फिर खाना खाना है। उसके बीच में इस तरह से नहीं करना है। तो आपका जो है पेट खाली होना चाहिए, तो वो आपको देखना है कि आपको कौन सा सूट करता है। तो ये हो गई साइड इफ़ेक्ट्स की बात। अब जो है कि सरकार भी कई तरह की पॉलिसी चलाती है कि जो टीबी के मरीज़ है उनको 500 रुपीज़ का वादा किया है कि वो आपके अपनी डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ताकि आप अपना डाइट और न्यूट्रिशन अच्छे से रख सकें। तो ये था एब्डोमिनल टीबी। अगर आपके आसपास कोई है, किसी को कोई दिक्कत ये हो रही है जिस तरह से मैंने बताया आपको, तो आपको जाकर दिखाना चाहिए अपने डॉक्टर को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। आज हम बात करेंगे रेबीज़ पे। हमने ऐसे वीडियो बना दिए कि अब घर के आगे कुत्तों ने प्रोटेस्ट कर रखा है। जब देखो वीडियो बनाने लग जाओ तो कुत्ते भी ऐसा बोलते हैं कि वीडियो नहीं बनाने देंगे, तूने हमारे बारे में इतने वीडियो बनाए, वीडियो नहीं बनाने देंगे, इतना अवेयर कर दिया तूने। तो बहुत परेशान करते हैं ये डॉग मुझे कि चलिए ये अपना काम कर रहे हैं, और ये एक बेसिकली नेचर ने ऐसे बनाया है, तो उसका चलिए कुछ नहीं कर सकते।